हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी अल्फा में। मैं सुषमा, आपके बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। तो आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त, और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और पिछले क्लास में हमने जो चैप्टर पहला कवर किया है, यानी पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर भी हुआ होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं और वो चैप्टर आपका बेटा है मानव जनन। ये क्लास आप यूपी के बच्चे हो, बिहार के बच्चे हो, राजस्थान के हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आप इस क्लास को कर सकते हो अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो होती है तो। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितनी ज़्यादा आपकी संख्या होगी उतने ही मुझे क्लास लेने में अच्छा फील होगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और जिसमें हम लोग आज पहले क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो पहले क्लास हमारी है नर जनन तंत्र, यानी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं कि बात कर रहे हैं जनन की। किसकी बात कर रहे हैं? जनन की, यानी ये मानव जनन। तो यानी ये मानव में जनन क्या है? मानव तो समझ में आ रहा है कि हम मनुष्य की बात हो रही है, हम मानव की बात हो रही है, लेकिन ये जनन क्या है, जनन कहते क्यों है और जनन क्यों जरूरी है? देखो बेटा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव, या हम कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे संतति को जन्म देता है। इस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं जनन कहते हैं। अब ये जो जनन होता है ये टू टाइप्स का होता है, एक सेक्सुअल होता है और एक असेक्सुअल होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पिछले क्लास में जो चैप्टर में अभी पिछला चैप्टर में कवर कराई हूँ मैं उसमें भी आपको बता चुकी हूँ, और आपको पिछली क्लास में यानी आपको 9th में, 10th में, 11th में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर बात? ओके, चलिए अब मेन टॉपिक पे हम आते हैं। मेन जो टॉपिक हमारी है वो क्या है? नर जनन तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं और ये किन किन पार्टों से, यानी किन किन जो भाग हैं, किन किन भागों से मिलकर बने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नर जनन तंत्र की। देखो, नर जनन तंत्र में दो चीजें आती हैं। एक आपका आता है प्राथमिक, यानी नर जनन तंत्र में दो ऑर्गन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, एक ऑर्गन जो है, एक ऑर्गन जो है उस ऑर्गन को कहते हैं प्राथमिक, ठीक है, और एक ऑर्गन जो है उस ऑर्गन को कहते हैं सहायक। ठीक, एक क्या है? एक है प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक अंग, जिसको हम मुख्य अंग भी कह सकते हैं, यानी प्राइमरी प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन। ठीक है, यानी प्राथमिक अंग को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। सेकेंड है सहायक अंग। सहायक अंग, या इसको हम द्वितीयक अंग भी कह सकते हैं, नो डाउट, यानी एसेसरी, एसेसरी ऑर्गन। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन। तो देखो, यानी जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो नर जनन तंत्र की बात करते हैं हम, तो नर जनन तंत्र जो है ये दो पार्टों से मिलकर बना है। ठीक है, एक पार्ट आपका क्या है? एक पार्ट है प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंड पार्ट है सहायक। अब अगर हम प्राइमरी ऑर्गन की बात करते हैं, तो ये जो प्राइमरी ऑर्गन है, इस प्राइमरी ऑर्गन के अंदर क्या आएगा? इस प्राइमरी ऑर्गन के अंदर आते हैं वृषण। ठीक है, इनके अंदर क्या आते हैं? वृषण। इस प्राइमरी अंदर के अंतर्गत आएगा वृषण, और वृषण को हम कहते हैं टेस्टिस।
ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस में ही क्या होगा, युग्मक, युग्मक बनेगा। और वो युग्मक क्या है, वो युग्मक है स्पर्म। तो ये कहाँ बनेगा, यानी इस वृषण के अंदर। तो इस वृषण के अंदर शुक्राणु बनने की वजह से, स्पर्म बनने की वजह से ही हम इस टेस्टिस को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑर्गन या मुख्य अंग या फिर प्राथमिक अंग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सहायक अंग की, ठीक है। तो सहायक अंग में आपके कई सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे कुछ ऑर्गन आपके आते हैं, और वो ऑर्गन है शुक्र वाहिनी, ठीक है। कौन कौन से हैं, वृषण कोष, वृषण कोष ये सहायक अंग के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, अधिवृषण, अधिवृषण, मूत्रमार्ग, मूत्र मार्ग और सिसन। ये सभी क्या है, ये सभी हम इसको द्वितीयक ऑर्गन कह सकते हैं, या इनको हम सहायक अंग कह सकते हैं। या तो आप द्वितीयक ऑर्गन बोल सकते हो, या तो आप एक्सेसरी ऑर्गन भी कह सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ इनमें कुछ ग्लैंड भी शामिल है, यानी कुछ ग्रंथियां भी इनमें पाई जाती हैं। कौन कौन से ग्रंथियां हैं देख लेते हैं। तो इनमें कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, और उन ग्लैंड्स के देखो नाम क्या क्या है। एक ग्लैंड्स है, ठीक है, उस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, जो ग्लैंड्स पाई जाती है, इस ग्लैंड्स को कहते हैं शुक्राशय, ठीक है, शुक्राशय। ये होती है एक जोड़ी, कितनी, 1 पेयर, यानी इनकी संख्या कितनी है, 2, यानी पेयर में ये एक है, और काउंट में अगर हम करेंगे तो फिर 2 है, ठीक है। फिर इसमें ही आती है प्रोस्टेट। ये दिखने में तो लगती हैं 2, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये देखने में लगती हैं 2, लेकिन होती कितनी है ये, ठीक है। और एक बेटा होती है आपकी बल्बो 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 यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो इनमें 3 ग्रंथियां भी शामिल हैं, ठीक है, 3 ग्लैंड्स भी शामिल है। तो ये 3 ग्लैंड्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये दिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये तीनों ऑर्गन या सॉरी तीनों ग्रंथि देखने के लिए मिलती है। तो ये पूरा क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो इसमें वृषण है, वृषण कोष है, शुक्रवाहिनी है, अधिवृषण है, मूत्र मार्ग है, सिसन है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। यानी ये सारे जो ऑर्गन हैं, ये सारे जो अंग हैं मिलकर एक नर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं एक नर में नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जितने भी मेल हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनका जो नर जनन तंत्र है, इन सभी पार्टों से मिलकर बना हुआ है। और इन सभी पार्टों में से सबसे मेन पार्ट, यानी जो प्राइमरी ऑर्गन के अंतर्गत आएगा, वो आपका टेस्टिस आएगा। और जितने भी एक्सेसरी यानी सहायक, यानी ये मेन तो नहीं हो सकते, लेकिन प्राइमरी ऑर्गन में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, प्राइमरी ऑर्गन के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, उस कार्य को संपन्न कराने के लिए, यानी उसको हेल्प करने के लिए या संपन्न करने के लिए हेल्प कौन करेगा, वो करेगा ये सारे ऑर्गन। तो इसमें ये ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, और ये ऑर्गन भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया समझ में। चलिए, अब आपके एग्जाम के लिए इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज मैं बताऊंगी। और इसको बताने से पहले हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम, यानी कि जो नर है, नर जनन तंत्र किन किन पार्टों से मिलकर बना है, या आपके एग्जाम में जब ये आएगा तो आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है, आप इसको कैसे बनाओगे, किस तरह से आपको बनाना है, ये सारी चीजें हम अब इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है, उन ऑर्गन से मिलकर बना है। ठीक है, तो मनुष्य में अगर बात करते हैं, देखो ये मनुष्य में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, उदर गुहा के बाहर, यानी जो मनुष्य का एब्डोमेन पार्ट है जिसका उदर गुहा है, उस उदर गुहा से क्या होते हैं, बाहर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बाहर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें एक जोड़ी, ठीक है, कितने, एक जोड़ी, इनमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, इनमें एक जोड़ी पाए जाते हैं वृषण। कितने पेयर, यानी वन पेयर, इसमें वन पेयर क्या है, टेस्टिस देखने के लिए मिलते हैं। दोनों साइड क्या होंगे, आपको वन पेयर क्या देखने के लिए मिलेंगे, टेस्टिस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इस टेस्टिस से, इस टेस्टिस को एक कवर करती है संरचना। ठीक है, इस टेस्टिस को एक संरचना कवर करती है और उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसमें एक अधिवृषण पाई जाती है और अधिवृषण के साथ साथ एक ऐसी संरचना है जिसको कवर करने का, यानी इसको बाहरी आघातों से सुरक्षा देने के लिए एक थैली पाई जाती है और उस थैली को ही हम क्या कहते हैं, वृषण कोश। ठीक है, तो ये मनुष्य है, जो मानव है, जो मनुष्य है उसका जो वृषण है वो वृषण कोश में क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ठीक है, मनुष्य का जो वृषण है वो वृषण कहाँ पे, वृषण कोश में वो सुरक्षित होते हैं। ठीक है, और यहीं से, ठीक है, यहीं से ग्लैंड्स निकलती है, यहीं से पेयर में क्या निकलती है, ग्लैंड्स निकलती है और उस ग्लैंड्स को ही कहते हैं शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, तो वन पेयर शुक्राशय ग्रंथि, और फिर देखने में लगती हैं दो, लेकिन एक्चुअल में जो होती हैं इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, एक। देखने में आपको दो नजर आएंगे लेकिन ये होती कितनी है, एक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट के साथ साथ एक मटर के दाने जैसे, कैसे, मटर के दाने जैसे एक संरचना पाई जाती है, यानी वन पेयर में मटर के दाने जैसे एक संरचना पाई जाएगी और उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलेंगे, बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहीं से एक नलिका निकलती है। ठीक है, यहीं से ये जो सकला नलिका है, इस सकला नलिका से ही एक नलिका निकलती है जिसको हम कहते हैं शुक्राशय। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। क्या बोलेंगे, जिसको हम शुक्राशय कहते हैं। और यही शुक्राशय क्या करेगा, यही शुक्राशय इसको एक रास्ता, यानी कह सकते हैं मार्ग देने का काम। तो ये मेल का क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी अब देख लेते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी पीछे जो हमने ये बात करी है कि इतने सारे ऑर्गन मिलके एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये सारे जो नेम हमें दिख रहे हैं ना, स्कोटम दिख रहा है, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट कहाँ है और प्रेजेंट के साथ साथ इसके फंक्शंस क्या है, यानी इसके कार्य क्या है। देखो एक एक पार्ट के बारे में हम देखेंगे और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, हर बार कंफर्म है कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, यानी आना ही आना है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा, ये आना ही आना है। ठीक है, चलो, तो ये जो संरचना है, ये जो संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं क्या, ये है वृषण कोश। वृषण कोश, ये जो संरचना आपको थैली जैसी दिख रही है, इस संरचना को कहते हैं वृषण कोश, यानी स्कोटम। इसको स्कोटम कहते हैं। ठीक है, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण क्यों, क्योंकि ये आधे पार्ट पे है, ये आधे भाग पे। इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसके बाद ये जो संरचना है, इस संरचना को कहते हैं शुक्रवाहिनी।
शुक्रवाहिनी यानी एक वाहिनी है, एक क्या है, एक वाहिनी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक वाहिनी है यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम कहते हैं शुक्रवाहिनी कहते हैं, यानी वास डिफरेंस है। ठीक है, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्लियर बात? इसके बाद ये जो संरचना है, इस संरचना को बोलते हैं शुक्राशय, सामिनल सामिनल वैसिकल। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये मटर के दाने जैसी जो संरचना है, इस मटर के दाने वाली संरचना को हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये कितनी पाई जाती है? इनकी जो संख्या होती है ये 1 पेयर, यानी ये एक होती है, संख्या में एक होती है। ठीक है बेटा, फिर ये जो संरचना है इसको बोलते हैं मूत्रमार्ग, सॉरी मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय, ये है मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्र वाहिनी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ इस पार्ट को आप देखोगे, इस पार्ट को हम कहते हैं पेनिस। ठीक है, पेनिस से हम इसको सिसन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे आपका है मूत्र मार्ग, यानी मूत्र मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ से यूरिन भी पास आउट होती है और जो वीर्य होते हैं उस वीर्य में मौजूद जो स्पर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं? पास आउट होते हैं, यानी कि बाहर बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम इसके अंदर इस वृषण का टीएस कट कर दें, है ना, इस वृषण का हम क्या कर देंगे? टीएस कट करेंगे। तो टीएस करने के बाद हमें बहुत सारे, है ना, इनके अंदर हमें बहुत सारे क्या नजर आती हैं? लोब्स नजर आते हैं। इस लोब्स को हम क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। ठीक है, वृषण पालिका बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इस वृषण पालिका में ही, ठीक है, कहाँ पे? इस वृषण पालिका में ही छोटी छोटी क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इनमें क्या पाई जाती हैं? कुछ सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स को ही हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका। और इस शुक्र जनन नलिका में ही सेल्स होती हैं और वही सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करते हैं। समझ में आया? तो देखो, अगर मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करते हैं तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं और वो प्राइमरी ऑर्गन क्या है? ये वृषण है। ठीक है, ये प्राइमरी ऑर्गन क्या है? ये वृषण है। इस वृषण को, ठीक है, मनुष्य में 1 पेयर टेस्टिस है, 1 पेयर वृषण है और इसको सुरक्षा करता है एक थैली। उस थैली को हम कहते हैं वृषण कोश या स्कोटम। इस वृषण पे ही आधे भाग पे एक संरचना पाई जाती है और उस संरचना को बोलते हैं अधिवृषण। इस वृषण से एक नलिका निकलती है और वो जाके सकलन नलिका में खुल जाती है। सकलन नलिका से होते हुए मूत्र मार्ग से बाहर खुलती है। उस नलिका को हम कहते हैं सकलन नलिका कहते हैं। इसमें एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथि, संख्या में एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी मटर के समान ग्रंथि पाई जाती है। आगे के भाग के वो देखेंगे, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, ठीक है, एक मुंड जैसी संरचना होती है, उस मुंड जैसी संरचना को ही हम क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये जो शुक्राशय है, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट है, ये क्या है? सहायक ग्रंथि है। मेल में जो ये सिसन इसका बाह्य जनेंद्र यानी एक्सटर्नल जेनेटाइलिया है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी आपको नेम दिख रहे हैं, जितने भी ऑर्गन दिख रहे हैं, ये सारे ऑर्गन सहायक अंग के अंतर्गत आते हैं।
किसके अंतर्गत आएंगे, सहायक अंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इस वृषण के अंदर कैसे क्या क्या किन किन चीजों का निर्माण होता है वो सारी चीजें हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी मेन जो फंडा है, मेन जो उद्देश्य बेटा हमारा है, हम इन एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे कि इन एक एक पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें और कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगी कि सारे पार्ट्स के क्या काम है, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस शुक्रजनक यानी वृषण को देख लेते हैं। तो अगर बेटा हम एक मेल के, ठीक है, अगर हम एक मेल के क्या कर ले, वृषण को ले लें, एक मेल के अगर हम वृषण को ले लें, ठीक है, वृषण को लेंगे तो जब इसका हम टीएस कट करेंगे तो टीएस कट करने पे, इसका टीएस कट करने पे कुछ इस तरीके की संरचना देखने के लिए मिलेंगी। यानी कुछ इसमें क्या, कुछ इसमें पालिकाएं, और ये पालिकाएं की जो संख्या होती है, ठीक है, ये जो पालिकाओं की संख्या होती है लगभग 250 से 260 होती है। यानी जब हम एक वृषण का टीएस कट करेंगे तो इनमें हमें एक संरचना नजर आएगी और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, वृषण पालिका, वृषण पालिका। और इस वृषण पालिका के अंदर देखेंगे तो 1 से 3, कितनी, 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। कितने, किसी किसी में 1, किसी किसी में 3, यानी संख्या में 1 से 3 क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ये शुक्रजनक नलिकाएं आगे जाके एक शुक्र जालक का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, ये शुक्र जालक एक जालक और फिर जाके ये अधिवृषण में खुल जाती है और अधिवृषण से ये जो शुक्र वाहक या हम कह सकते हैं शुक्र वाहिनी आगे जाके खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका है, तो इस शुक्रजनक नलिका के अंदर है ना, अब ऐसे तो मैं दिख नहीं सकता, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन हाँ ये चीज आपको याद रखनी है कि शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं, यानी इनके अंदर 2 कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उन 2 कोशिकाओं का नाम क्या है, यानी वो कौन सी 2 कोशिकाएं हैं, तो एक कोशिका है जिसका नाम है शुक्रजनक कोशिका, या उसको हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं नर जननी या नर जन्म कोशिका, या नर जननी सेल्स भी कह सकते हैं। दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका को कहते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। ये कहाँ है, ये है एक मेल के वृषण के अंदर। ऐसे ही हम इसको प्राइमरी ऑर्गन नहीं कह रहे, प्राइमरी ऑर्गन कहने का कुछ रीजन है। ठीक है, हम वृषण को प्राथमिक अंग कह रहे हैं, तो इस प्राथमिक अंग कहने का एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है आपको यहाँ पे क्लियर होगा। यानी जब हम एक वृषण का टीएस कट करेंगे तो उसमें हमें ढेर सारी पालिकाएं, लगभग एक वृषण में 250 से लेकर 260 वृषण पालिकाएं देखने के लिए मिलेंगी। और अगर एक पालिका के अंदर जाएंगे तो उस एक पालिका के अंदर हमें 1 से 3 शुक्रजनक नलिका देखने के लिए मिलेंगी। और जब हम उस शुक्रजनक नलिका के अंदर झांकेंगे तो हमें इसमें 2 सेल्स नजर आएंगे, एक शुक्रजनक कोशिका या उसको नरजन्म कोशिका या नरजननी सेल्स भी कह सकते हैं, और दूसरी लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो लीडिंग कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स, यानी कोशिका होती है, उस कोशिका को हम कहते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। अब देखो, तो ये जो शुक्रजनक नलिका है ये क्या करेंगे, शुक्र जनन क्रिया के दौरान शुक्राणु का निर्माण करेंगे, और इस शुक्राणु को पोषण देने का काम ये सर्टोली कोशिका करेंगे। और यही नहीं, वृषण के ही अंदर हार्मोन्स, वो हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसलिए यानी ये हार्मोन्स रिलीज करने का काम करते हैं, ये गैमेट बनाने का काम करते हैं, और उस गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। और इन्हीं सभी फंक्शंस की वजह से, इन्हीं सभी कार्यों की वजह से हम इस वृषण को क्या कहते हैं, ये मेल का प्राइमरी ऑर्गन है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों कहा जाता है प्राइमरी ऑर्गन, क्योंकि जो क्वालिटीज, जो गुण या जो फंक्शंस इसके अंदर हो रहा है
वो बाकी सारे ऑर्गन के अंदर नहीं हो रहा है। हाँ, इस ऑर्गन के अंदर जो फंक्शंस हो रहा है, जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को सफल बनाने के लिए, या ये ऑर्गन जिस कार्य को कर रहा है, इसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए हेल्प करने का काम जो करेंगे वो जितने भी सारे ऑर्गन। अब जैसे वृषण कोश क्यों है, तो बाहरी आघातों से सुरक्षा, यानी जैसे चोट वगैरह लग गई, कुछ हो गया, तो बाहरी आघातों से सुरक्षा रखने का काम करते हैं। एक चीज और भी होता है कि इसमें जो ये वृषण कोश पाया जाता है, तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बेटा कि मनुष्य में जो वृषण है वो एब्डोमेन पार्ट के बाहर क्यों होता है, वो उधर गुहा के बाहर क्यों है, वो उधर गुहा के पास क्यों नहीं है, अटैच क्यों नहीं है, उसमें क्यों नहीं प्रेजेंट है, वो क्यों बाहर होता है। तो बेटा बाहर होने का रीजन होता है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्पर्म बनाने के लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। जब डाउन होगा तभी यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, स्पर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं तो ये फिर बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर बात, चलिए समझ में आ गए। अब हम एक एक पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, यानी जितने भी अब हम पार्ट देख रहे हैं उन सभी पार्ट के क्या क्या अपने फंक्शंस है ना, क्या क्या उनके कार्य है, उन सभी कार्य को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले वृषण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो वृषण है यानी टेस्टिस। अब ये टेस्टिस क्या है, ये जो वृषण है यानी जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इन सभी के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वृषण की बात करते हैं तो जो देखो मानव में एक जोड़ी, ठीक है, मनुष्य में बात करी जाए तो बेटा मानव में यानी वन पेयर पाए जाते हैं, यानी मनुष्यों में कितने, वन पेयर पाए जाते हैं, एक जोड़ी। ठीक है, जो मनुष्य है उस मनुष्य में क्या है, ये वन पेयर यानी एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, एक जोड़ी तो है, और ये उधर गुहा के बाहर, उधर गुहा के बाहर वृषण कोश में सुरक्षित होते हैं। ठीक है, वृषण कोश में सुरक्षित होते हैं, यानी ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है उधर गुहा के बाहर। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है उधर गुहा के बाहर, और उधर गुहा के बाहर प्रेजेंट होने के साथ साथ ये क्या है, वहां पे ये सेफ है यानी कि सुरक्षित है। ठीक है, क्या है, सेफ यानी कि ये सुरक्षित है। इनकी बेटा अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनकी अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 5, ठीक है, 2 से 5 सेंटीमीटर क्या हो जाते हैं, ये चौड़ा हो जाते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर क्या होते हैं, ये मोटा होते हैं। तो इनकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो ये लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 3 सेंटीमीटर मोटा होते हैं। इनकी जो ब्रीथ होगी मोटा होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या लिख सकते हैं, ये नर हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन, तो ये नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करते हैं, यानी ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करते हैं। ठीक है, स्रावण करते हैं यानी ये क्या करते हैं, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है
उस हार्मोन्स को रिलीज करने का भी काम करते हैं। तो रिलीज करने का काम कौन करेगा? ये वृषण ही करता है। ठीक है, कौन करेगा? वृषण ही करता है। इनके अंदर सर्टोली सेल्स पाई जाती है। ये सारी चीजें, बहुत से ऐसे ऑर्गन होते हैं जो इनके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। तो मेरे साथ आप सभी बच्चों को नोट करते हुए चलना है। आपके एग्जाम के लिए बेटा बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को आपने कवर करना, और मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से लेके जा रही हूँ। ये नहीं कि मैं आपको बहुत हाई लेवल लेके जा रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम हो, आपको न समझ में आए। ठीक है, तो वृषण के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अधिवृषण के बारे में। ये अधिवृषण क्या है? देखो, अधिवृषण को बेटा हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडिडाइमिस क्या है? ये एक्सेसरी ऑर्गन है, ये सहायक अंग है। तो अगर ये सहायक अंग है तो इसके क्या फंक्शंस होते हैं? तो देखो, यह लगभग 6 से 5 सेंटीमीटर क्या होते हैं? लंबे। यानी इनकी जो लेंथ होगी, वो लगभग कितनी होती है? 4 मीटर। 4 मीटर क्या होती है? लंबी होती है। और अत्यधिक क्या होती है? कुंडलित नलिका है। यानी ये बहुत कुंडलाकार, यानी इनके अंदर बहुत सारे कुंडलाकार नलिकाएं, या हम कह सकते हैं कुंडलाकार इनके अंदर ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अधिवृषण में शुक्राणु का संग्रहण व परिपक्वन होता है। यानी कि हम जो कह सकते हैं कि वृषण के अंदर जो सर्टोली सेल्स है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का तो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेच्योरिटी आना, मेच्योरिटी का मतलब कह सकते हैं यंग, जैसे आप यंग होते हैं, हम एक छोटे से नन्हे से बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या होते हैं? यंग होते हैं। तो इनमें जो मेच्योरिटी आ रही है उसका स्टोर होना और मेच्योरिटी होना यानी संग्रहण होना, वो सारी चीजें कहाँ होती है? वो वृषण यानी अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस के अंदर ही होती है। तो स्पर्म का स्टोर होना और उसका मेच्योरिटी आना, यानी उसमें परिपक्वन होना। परिपक्वन किसके लिए होना? यानी फर्टिलाइजेशन के योग्य होना। उसमें वो कैपेसिटी आ सके कि वो मेल की बॉडी से निकल के फीमेल की बॉडी में पहुंचे, और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, उसका उद्देश्य पहुंचना ही नहीं होता है, उसका उद्देश्य फर्टिलाइजेशन करना होता है। क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो पॉसिबल नहीं है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कहीं न कहीं जो रिप्रोडक्शन वाली कहानी है, यानी एक अस्तित्व की बात होती है, वो अस्तित्व क्या होगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इनका काम है, यानी ये शुक्राणु का संग्रहण यानी स्टोर करने का काम करते हैं, प्लस उसमें वो परिपक्व यानी उसको मेच्योरिटी लाने का, उसको बड़ा बनाने का, मेच्योर बनाने का भी काम करते हैं। कौन करता है? अधिवृषण करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शुक्रवाहिनी, जिसको हम वास डिफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी की बात करते हैं तो प्रत्येक अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के अदर भाग में खुलती है। यानी कहाँ से? अगर आप संरचना की बात करो, संरचना में जरा सा देखो, तो ये जो अधिवृषण है, इस अधिवृषण से क्या हो रही है? इस अधिवृषण से खुल रही है। ठीक है, इस अधिवृषण से खुल रही है और खुलते हुए कहाँ जा रही है? शुक्राशय से होते हुए, ये सकल नलिका से होते हुए ये मूत्र मार्ग में यानी बाहर क्या हो जा रही है? खुल जा रही है। तो ये यहाँ से होते हुए जो नली निकली है ना, इस नली का खुलने का जो मार्ग है, यहाँ से होते हुए ये बाहर पास आउट हो जाता है। तो इस नली को ही हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस नली को हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ओके, ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे देख लेते हैं मूत्र मार्ग की बात करें। यानी जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग के क्या फंक्शंस है? ये मूत्र मार्ग क्या करते हैं? तो देखो, मूत्र तथा जो वीर्य है इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। यानी देखो, अगर फीमेल्स की बात करते हैं, हालांकि अभी फीमेल्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग फीमेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेल है, मेल में सिर्फ एक पोर है, एक छिद्र है, उसी छिद्र के द्वारा यानी एक ही मार्ग है, और वो मार्ग वीर्य मार्ग और यूरिन मार्ग दोनों एक ही मार्ग से यानी एक ही मार्ग से एक ही पाथवे से गुजरता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है, उसमें 2 पाथवे होते हैं, और दोनों पाथवे यानी दोनों मार्ग या हम दोनों रास्तों को कह सकते हैं अलग अलग अपने फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो यूरेथ्रा है, मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। यूरेथ्रा के द्वारा मनुष्य में जो यूरिन है वो यूरिन पास आउट करते हैं, और मनुष्य में जो वीर्य यानी जो सीमन बनते हैं उसको भी वो पास आउट करने का वो काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है बाह्य जननेंद्रिय पेनिस, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटाइल, यानी ये नर का क्या है? बाह्य जननेंद्रिय अंग है। ठीक है, तो इसको बेटा हम कहते हैं मैथुन अंग, यानी कि सेक्स ऑर्गन भी है,
या वृषण कोश के मध्य स्थित होता है। जो वृषण कोश है यानी स्कोटम है, स्कोटम के मध्य में क्या है, स्थित होता है। ठीक है, सिसन के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है जो सिसन के अग्र छोर पर खुलता है। यानी सिसन का जो मध्य भाग से यानी मिडल पार्ट से जो मध्य भाग है, मध्य एरिया है, वहां से एक ट्यूब निकलती है, एक नलिका निकलती है, उस नलिका को ही हम कहते हैं मूत्र मार्ग। और फिर ये सिसन का जो अग्र छोर है, अग्र मुंडक है या सिसन जो आच्छद है, उससे वो क्या हो जाते हैं, बाहर खुल जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पेनिस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा ये तो सारे क्या हो गए, ऑर्गन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं शुक्राशय की, यानी जो तीनों ग्लैंड्स हैं, शुक्राशय है, प्रोस्टेट है, बल्बोरेथ्रल ग्रंथि, इनके अपने अपने क्या फंक्शंस हैं, इनके अपने अपने क्या कार्य हैं। देखो अगर हम शुक्राशय की बात करते हैं तो शुक्राशय को हम बोलते हैं सामनल वेसिकल्स बोलते हैं। तो सामनल वेसिकल्स की बात करते हैं तो जोड़े में पाई जाती है, नहीं ये वन पेयर, ये सिंगल फॉर्म में नहीं है, ये वन पेयर है। ठीक है, यह ग्रंथि वीर्य का 60 से 70% भाग बनाती है, यानी जो वीर्य बनते हैं वो 60 से 70% भाग बनाने का काम करती है। यह शुक्राणु को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। शुक्राणु को भाई मूवमेंट करना है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसको मूवमेंट करना, उसको गति करना है, तो वो गति कहाँ से आएगी, उसको ऊर्जा तो चाहिए। जैसे हमें कार्य करने के लिए, हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, तो वो मुझे बोलने के लिए जो एनर्जी मिली वो कहाँ से मिल रही है, तो हमारी सेल्स के अंदर एक ऊर्जा घर है। ठीक है, एक पावर हाउस है और वो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के खाने के द्वारा जो ऊर्जा हमें संग्रहित होती है, जो प्राप्त होती है, वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो इनके भी अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो किसके द्वारा, शुक्राशय के द्वारा ही होती है। तो ये जो सामने वेसिकल्स है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, किसको, इसको। ठीक है, ये क्षारीय पदार्थ स्रावित करते हैं, यानी जो मेन में जो सीमेंट बनता है वो कैसा होता है, यानी उसका जो नेचर होता है, उसका जो गुणधर्म होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी वो क्षारीय होता है। पीएच 7.4 होता है। यानी इसके पीएच की बात की जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच मान कितना होता है, तो बेटा आपका 7.4 होता है। क्योंकि देखो हम बात करते हैं ना, अगर 1 to 7 किसी भी 1 to 7 है तो उसका जो पीएच मान कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, यानी वो अम्लीय माध्यम हो जाता है। अगर वही 7.1, 7.2 है ना, 7.3, 7.4, 5, 6 अगर वो बढ़ता गया, वो इंक्रीज होता गया, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो क्षारीय नेचर का हो जाता है। आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि की। प्रोस्टेट ग्रंथि की कार्य की बात कर लेंगे तो देखो सीमन का 20 से पोषण भाग बनाते हैं, यानी जो वीर्य है, मेन में जो वीर्य बनते हैं, मनुष्य में जो वीर्य बनते हैं, उस वीर्य का 20 से 25 पोषण भाग बनाने का ये काम करते हैं। इसका श्रावण अम्लीय होता है। ये भी देखो ये एसिडिक नेचर रिलीज करते हैं, यानी इनके अंदर जो ये 20 से 25% भाग, ये जो लिक्विड पदार्थ रिलीज हो रहा है उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा, लेकिन वो वहां पे कैसा है, क्षारीय है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। इसका पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। तो 6.8 है, इसीलिए क्या है, ये अम्लीय माध्यम। अगर वही 7+ होता तो फिर वो माध्यम क्या हो जाता, वो माध्यम क्षारीय हो जाता। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट जो कहलाता है बल्बोरेथ्रल ग्रंथि। ये मटर के दाने, जैसे आपने मटर देखे होंगे, तो ये मटर के दाने के समान ही उतनी ही छोटी सी ग्लैंड्स होती है, वो 1 पेयर्स होते हैं, यानी ये एक जोड़ी होती है। ये क्या करती हैं, क्षारीय पदार्थ को स्रावित करती हैं, मूत्र मार्ग को चिकना करने का काम करती हैं, और एक संकलन में मेल 2 से 4 मिलियन, ठीक है, सॉरी मिली शुक्राणु क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी लगभग 2 से 4 बिलियन शुक्राणु को ये क्या करते हैं, बाहर रिलीज करने का ये काम करते हैं। ठीक है, और उसमें से एक ही ऐसा स्पर्म होगा जो फर्टिलाइजेशन के योग्य होगा। हालांकि योग्य तो वही होंगे, लेकिन एक ही जब फीमेल्स बॉडी में जाएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन करने का काम करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो ये जो आज के जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो नर जनन तंत्र है, ये यहीं पे खत्म होती है। ये बेटा आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में बता दूं